आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पीकर चुने गए ओम बिरला, पीएम मोदी ने बताया रिकॉर्ड। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दी बधाई। कोर्ट रूम में बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबीयत, सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर हो रही थी सुनवाई। दिल्ली में आतिशी से मिलकर लौटे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा मैं सीएम रहा हूं, तकलीफ जान सकता हूं। फिलिस्तीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर ललन सिंह का तंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, सचिन पायलट ने जताई खुशी। तीस्ता परियोजना पर भारत और चीन से बोली शेख हसीना, कहा बेहतर प्रस्ताव को करेंगे स्वीकार। अब समाचार विस्तार से। ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं। हम सभी का विश्वास है कि आने वाले 5 साल में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके चेहरे की मीठी मीठी मुस्कान सदन को भी खुश रखती है। पीएम मोदी ने कहा कि 8वीं लोकसभा में स्पीकर का पद दूसरी बार संभालना ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चला। सत्र के तीसरे दिन आज ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद लोकसभा के सदस्यों ने ओम बिरला को शुभकामना संदेश दिया। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी का सदन में ये पहला संबोधन था। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे।
निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं। आप इस सदन के भंडार और संरक्षक हैं, इसलिए मैं आपसे छोटे दलों को अवसर देने का आग्रह करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सरकार आपका बोझ कम करेगी। डिप्टी स्पीकर होने से आप पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। बॉम्बे हाई कोर्ट में स्कूल और कॉलेज में बुर्का हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है। स्कूल कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि कॉलेज में हिजाब बैन सही। चैम्बूर के आचार्य मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से दी गई चुनौती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि कॉलेज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया गया। किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सभी छात्रों कॉलेज पर एक समान नियम लागू होगा। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद एनडीए की तरफ से कहा गया कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनके खिलाफ 2 शिकायत भी दर्ज की गई हैं। एक शिकायत अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने और दूसरी शिकायत अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है। एमआईएम प्रमुख ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। Asking for apology from you and also clamor to unseat you. There are also let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमने विरोध नहीं किया, परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया है कि हम आपके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ओम बिरला ने एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ था। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, बातचीत हो रही है। ध्वनि मत से ही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा है। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। सर, अब डिप्टी स्पीकर को लेकर आपका क्या सोचना है? डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या अभी आप उसका डिप्टी स्पीकर
विपक्ष को मिलना चाहिए। बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पहले दिन से ही मेरी इच्छा थी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। वे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के नेता के तौर पर वे संसद में युवाओं, महिलाओं और किसानों की आवाज बनेंगे। राहुल जी एलओपी बने, ये मेरी पहले दिन से ख्वाहिश थी और मैं पहले दिन से कह रहा था कि राहुल जी को एलओपी बनना चाहिए। और हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है ये कि राहुल जी एलओपी होंगे। और निश्चित रूप से पूरे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़, चूँकि जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज राहुल गांधी ने देने का काम किया, उसके बाद अब एलओपी बन करके पूरे देश के अंदर, संसद के अंदर पूरे देश के नौजवान की, महिलाओं की, किसान की एक मजबूत आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत आज उस समय बिगड़ गई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया। इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में बैठाया गया। कोर्ट रूम में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। एक न्यूज एजेंसी ने जो वीडियो जारी किया उसमें वो नजर आ रही हैं। सीएम केजरीवाल को आज ही सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले जमानत को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। ऐसे में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सीएम केजरीवाल फ्रेश याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल करेंगे। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वो ठोस अपील दायर करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से अस्पताल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि मैं आज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया था। आतिशी हमेशा दिल्ली के जनता के लिए लड़ती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, तकलीफ जानता हूं। भाजपा सरकार जब से बनी है तब से मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी दिक्कत हो रही है। कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा करोड़ों रुपए के ठेके रद्द करने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ऐसी मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज वे सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में रहेंगे। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार के विकास की बात हो तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इस मानसिकता से सियासत नहीं होनी चाहिए।
आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए जिस तरह से काम हुए हैं, बिहार के विकास के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। आप पुराने कामों को सबको रद्द कर रहे हैं, तब तो जो नौकरियां नियुक्तियां दी गई उसको भी आप रद्द कर दीजिएगा। जो प्रक्रियाधीन करके 3 लाख नौकरी आए वो भी आप नहीं दीजिएगा। हर जगह पर आप बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं, राजनीतिक ईर्ष्या के कारण, विद्वेष के कारण। ये ठीक नहीं है। ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा है और जो जनता इस सत्ता के उलटफेर में जनता पिस रही है, इसका ख्याल बिहार की सरकार को रखना चाहिए। और हो सकता है जब तक वो कैंसिल करेंगे, टेंडर रद्द करेंगे, तो कुछ ही दिनों में फिर सरकार तेजस्वी यादव जी की बन जाए। एमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर सियासत जोरों पर है। दरअसल ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस पर अब जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आज बड़ा बयान सामने आया है। ये गलत है। आप भारत के संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के साथ आप किसी विदेशी मुल्क का जिंदाबाद करते हैं। यह आपके जो शपथ आपने लिया उसको भी ये दर्शाता है कि आपने शपथ जो है आधे मन से लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये देश की आवाज थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि एक मजबूत आवाज, सच बोलने वाली आवाज, बिना किसी राग द्वेष और भय वाला चेहरा विपक्ष को चाहिए था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। देखिए, हमारे कैसे देखने न देखने से यह सवाल नहीं है। देश की जनता की आवाज जो थी, कांग्रेस संसदीय दल के नेता और फिर विपक्ष के नेता, तो ये देश की आवाज थी कि राहुल गांधी जी पीएम बने। ये मेरी आवाज नहीं थी। और मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि एक बड़ा फेस, एक मजबूत आवाज, एक सच बोलने वाला एक आवाज, और बिल्कुल बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, बिना किसी राग द्वेष भय के एक फेस तो देश को सशक्त विपक्ष के रूप में चाहिए थी। तो इससे बड़ी खुशी और कुछ क्या हो सकती है। आप इस बात को देखिए, सामने में अगली बार अधीर दादा थे, हिंदी प्रॉब्लम था, इंग्लिश भी प्रॉब्लम था, कई प्रॉब्लम थे। अब हिंदी प्रॉब्लम भी नहीं, इंग्लिश प्रॉब्लम भी नहीं, और एक ऐसा फेस जो इंटरनेशनल फेस है, जिस पर देश भरोसा कर सकता है और विपक्ष सुरक्षित रह सकता है और संविधान सुरक्षित रह सकता है, लोकतांत्रिक मूल्य भी सुरक्षित रह सकता है और नैतिकता भी सुरक्षित रह सकता है। तो जब संविधान, लोकतंत्र, नैतिकता, मानवता और देश का हर जाति, धर्म, वर्ग, मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, जब हर आदमी का अधिकार, उसके विचार और हर माँ बहन की सुरक्षा की आवाज एक ही व्यक्ति राहुल गांधी है, तो उन्हें तो बनना ही चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगी हुई है। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जाने पर राजस्थान कांग्रेस उत्साहित है। सचिन पायलट ने लोकसभा में नेता विपक्ष नियुक्त होने पर राहुल गांधी को बधाई दी। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है
लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात रखी जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया, उन सिद्धांतों को, उन मुद्दों को, उन इश्यूज को, मैनिफेस्टो को हमारे को जनता ने पसंद किया। ये बात सही है कि सरकार दोबारा एनडीए की बनी है, लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। दो बड़े सहयोगियों के साथ सरकार का निर्माण हुआ है, संभावनाएं आगे क्या बनती हैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि नए स्पीकर जो बने हैं राजस्थान से, हमारे ओम बिरला जी, वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं लोकसभा के। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और स्पीकर होने का जो दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि प्रत्येक दल को, प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका मिले और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा जो उनका दायित्व है उसको पूरा करने का उनको अवसर प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष को, खासकर उन लोगों को जो अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के अंदर, वो खुलापन उनको महसूस होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनका देश भारत और चीन दोनों के सीमा पार तीस्ता नदी पर जलाशय से संबंधित एक बड़ी परियोजना निर्माण के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा बेहतर प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पिछले सप्ताह भारत की यात्रा कर चुकी हसीना ने अपनी यात्रा को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी वार्ता के परिणाम मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये पूछे जाने पर कि तीस्ता परियोजना के संबंध में भारत और चीन में से वो किस पक्ष का अधिक समर्थन करती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अपनी मित्रता बनाए रखते हैं। चीन ने इस परियोजना पर भौतिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जबकि भारत ने तीस्ता परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक और अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की है। माना जा रहा है कि भारत को अपने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक प्रमुख परियोजना में चीन की भागीदारी पर आपत्ति है, जिसे चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ढाका प्रस्ताव के आगे बढ़ने में भू राजनीतिक मुद्दों का संज्ञान लेगा। कई विश्लेषकों ने कहा कि इस परियोजना में चीन की भागीदारी प्रमुख साझा नदी पर भारत बांग्लादेश विवाद को जटिल बना सकती है। वर्ष 2009 में आवामी लीग सरकार के सत्ता में लौटने के बाद तीस्ता जल बंटवारे के समझौते पर बातचीत चल रही है, जबकि हसीना ने आज कहा कि बांग्लादेश का भारत के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर एक पुराना मुद्दा है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।